So in last lecture, we were proving the structure of glucose. And because of power failure, हमें एक छोटा सा पार्ट ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का रह गया प्रूव करते करते, ठीक. एंड दैट वाज प्रूविंग अल्कोहलिक ग्रुप्स. अल्कोहलिक ग्रुप जो है उसमें से 4 हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप्स हैं और एक हमारे पास प्राइमरी ग्रुप है. हमें ये प्रूव करना था, ठीक. अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आपके टेस्ट में था, ठीक, बट कोई बात नहीं, आज उसको सीख लीजिएगा. तो देखिए क्या है, प्रूविंग. हमारा टॉपिक है प्रूविंग 4 सेकेंडरी OH एंड 1 प्राइमरी OH इन ग्लूकोज. हमें यह प्रूव करना है कि ग्लूकोज में जो 5 OH थे वो हमने पिछली बार प्रूव कर दिए थे. अब हमें यह प्रूव करना है उन 5 में से एक जो है वो प्राइमरी है और बाकी 4 जो है वो सेकेंडरी है. गॉट इट. अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में से किसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा इजी होती है. जैसा कि आपको बताया गया था कि सबसे आसान ऑक्सीडेशन होती है प्राइमरी अल्कोहल्स की. सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है और टर्शरी अल्कोहल बिल्कुल मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं. इसी चीज का हम फायदा इसमें उठाने की करेंगे कोशिश. जैसे बेटे हमारे पास जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था वो हमने पढ़ा था. थैंक्स लॉट फॉर नाइस सॉन्ग्स. सो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखते थे CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक. ऐसा हम लिखते थे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को. हम काफी कुछ इसमें से प्रूव कर चुके हैं. अब मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे यह प्रूव करना था कि इसमें हमारे पास एक अल्कोहल प्राइमरी है और बाकी सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं. ठीक है, सुनो बेटे इस साइड आ जा. तो अगर बेटे हम इसको प्रूव करना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं लाइक नाइट्रिक एसिड. देखो बेटा नाइट्रिक एसिड डेफिनेटली एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन ऑक्सीडाइज एनीथिंग. ये प्राइमरी अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करता है लेकिन ये सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है. प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस बट सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड. तो होगा क्या, प्राइमरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करेगा और बेटे जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है डेफिनेटली दैट विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड आल्सो. तो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है. इस वजह से बेटे ये भी ऑक्सीडाइज होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा. एक बात बताएं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या मिलता है अनीश जी? बोलो सर, कुछ तो मिलता होगा, बताएं. घर पे झुनझुने बजाते क्या? यस निकिता, अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो क्या मिलेगा? वाओ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स अल्कोहल. वेरी नाइस. यस सीरत, अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें या एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? वेरी नाइस, क्या बात है मिस्टर वैभव, वेरी गुड. एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाएगा भाई. ग्रेट. यस श्रेया, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड. अरे यार, आपको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें, आप चाहे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो वो ऑक्सीडेशन की पूरी सीरीज बताई गई आपको. बोला जिस रिएजेंट में वाटर नहीं होता वो रिएक्शन कहां तक रुकता है? एसिड्स तक. तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तब भी एसिड मिलेगा और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तब भी क्या मिलेगा? एसिड मिलता है. अगर हम जिस रिएजेंट में वाटर नहीं होता तो एल्डिहाइड स्टेज तक रुक जाता है अल्कोहल का रिएक्शन. अगर वाटर हो तो वो कहां तक जाता है? एसिड तक.
तो बेटा ये पार्ट भी एसिड में कन्वर्ट होगा और ये पार्ट भी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों पार्ट अगर एसिड में कन्वर्ट होंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, COOH, यहां पर CHOH का होल 4 और यहां COOH, यानी ग्लूकोज के ऊपर नीचे दोनों साइड क्या आ गया, COOH। बेटा इसको ग्लूकैरिक एसिड या सैकरिक एसिड बोला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड, और इट कैन बी कॉल्ड एज सैकरिक एसिड। ये ग्लूकैरिक एसिड है या ये सैकरिक एसिड होता है। ठीक है जी। अब बेटे इससे हमें ये प्रूव हो गया कि हमारे पास पहला तो एल्डिहाइड ही था, वो तो पता ही था, पर हमारे को इन 5 में से सिर्फ एक एल्कोहल ही क्या हो पा रहा है, ऑक्सीडाइज हो पा रहा है। इसका मतलब वो एल्कोहल प्राइमरी होता होगा। लेकिन उससे हमें ना एक शक आ गया। जस्ट 1 सेकेंड भाई। बट इस रिएक्शन के होने के बाद हमें एक थोड़ा सा शक पैदा हो गया। वो शक क्या हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं ये पार्ट भी अल्कोहल होता हो, दैट विल गिव द सेम थिंग, या फिर ये पार्ट एल्डिहाइड होता हो, दैट विल आल्सो गिव द सेम थिंग। मतलब थोड़ा सा शक हो गया, हालांकि हम इसको पहले प्रूव कर चुके थे। लेकिन अब हमें यह प्रूव करना है कि ये जो दो ग्रुप ऑक्सीडाइज हुए हैं ना, उनमें से एक एल्डिहाइड है और एक एल्कोहल है। तो हमने क्या किया, हमने और भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, बहुत ही वीक, इतना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ना कर पाए और सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाए, क्योंकि एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड आर नेवर स्टेबल। ठीक, एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं जनरली ऑक्सीडाइज भी आसानी से होते हैं और रिड्यूस भी आसानी से होते हैं। ये इंटरमीडिएट है ना, अगर रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल, ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, एसिड। तो ये ऑक्सीडाइज भी आसानी से होते हैं, रिड्यूस भी आसानी से होते हैं। ठीक, नॉट मच स्टेबल। इस वजह से अब हमें इससे भी माइल्डर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। तो मैंने उसकी जगह लिया ब्रोमीन वाटर। क्या लिया, ब्रोमीन वाटर, एज ब्रोमीन इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे होगा ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन, कोई सोच सकता है क्या? आपको इनऑर्गेनिक में बताया गया था कि ब्रोमीन या क्लोरीन को अगर वाटर से रिएक्ट करवाते हो तो हमारे पास HBr और HOBr बनता है, याद है? और HOBr जो होता है वो स्टेबल ना हो करके HBr बनेगा और साथ में फ्री ऑक्सीजन देगा, हेंस इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो ये सॉरी, ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा बट इट विल नॉट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ और उसने बनाया COOH, CHOH का होल 4 और यहां CH2OH। ठीक, ये जो बनेगा हमारे पास इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इसको हम ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। समझ में आई? सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड। अब इससे प्रूव हो गया कि ये वाला पार्ट तो एल्डिहाइड नहीं है और ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो एल्डिहाइड है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा HNO3 में डाल देते हैं। अगर इसको HNO3 में डालते हैं तो हमने पाया यही वाला अल्कोहल जो होता है, ये वाला अल्कोहल वो भी ऑक्सीडाइज होकर दोबारा ग्लूकैरिक एसिड बन जाता है। इसका मतलब दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3 इज डेफिनेटली अल्कोहल and this particular part which is oxidized by bromine water is definitely aldehyde। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि 5 में से सिर्फ एक ही अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो पा रहा है, तो वो प्राइमरी होता होगा और बाकी सारे सेकेंडरी होते होंगे, क्योंकि वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। पिछली क्लास में हम पहले ही प्रूव कर चुके थे कि 5 OH ग्रुप थे। 5 में से अब ही हमने प्रूव कर दिया कि एक कैसा है, प्राइमरी, क्योंकि वो इजिली ऑक्सीडाइज होता है, और बाकी 4 कैसे रह गए, सेकेंडरी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास प्रिडिक्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आर यू क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ओके, अब देखो बेटे,
This is how we have explained the structure of glucose. ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमने 6 कार्बन एक्सप्लेन किए थे. कैसे किए थे? विद द हेल्प ऑफ HI से रिडक्शन करके हमने क्या बनाया था बेटा? HI और रेड फास्फोरस से रिडक्शन करके ग्लूकोज का क्या बनाया था? हेक्सेन एंड 2-आइडोहेक्सेन. उसके बाद मैग्नीशियम अमलगम के साथ रिएक्ट करवा के हमने 6 कार्बन प्रूव किए थे बाय फॉर्मिंग सॉर्बिटोल. उसके बाद हमने कार्बोनाइल ग्रुप को करने के लिए 3 रिएक्शन किए थे. एडिशन ऑफ HCN, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन. एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलामीन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन. एंड एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन. उसमें से हमने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है. उसके लिए हमने फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दिया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट दिया और साथ ही साथ टोलेंस रीजन टेस्ट दिया. फिर उसके बाद हमने OH ग्रुप निकालने शुरू किए. उसके लिए हमने एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसाइल हैलाइड की मदद ली और उससे हमने नंबर ऑफ OH ग्रुप निकाले बाय इंक्रीज इन मास डिवाइडेड बाय 42. तो वो 5 आ गए थे. और आज हमने ये प्रूव किया कि उन 5 अल्कोहल में से 4 सेकेंडरी है और 1 प्राइमरी है. आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई. पर ग्लूकोज के इस ओपन स्ट्रक्चर की देयर वर सम लिमिटेशंस. अब ग्लूकोज का इसके हिसाब से ओपन स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक, जो अभी हमने प्रूव किया, इसके हिसाब से ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अगर बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनता था. ऊपर CHO, नीचे CH2OH और बीच में देयर वर 4 कार्बन्स. यहां OH, यहां OH, यहां OH, यहां OH, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H. राइट लेफ्ट राइट राइट, है ना. अब देखो बेटे, लिमिटेशंस पढ़ने जा रहे हैं इस स्ट्रक्चर की. लिमिटेशंस ऑफ ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर या ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. इसकी क्या लिमिटेशंस है बेटा? ठीक, देखो बेटे, अगर हम इसके हिसाब से देखें, ओपन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, तो व्हाट वी सी एज कि हमारे पास यहां पे कितने कायरल कार्बन हैं? हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर इन दिस पर्टिकुलर? 1, 2, 3, 4 कायरल कार्बन है और इसके एंड्स डिफरेंट हैं, यानी कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल. अगर बेटे कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होता है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं? 2n, याद होगा आपको. तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने की कोशिश करूं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने की कोशिश करूं, तो वो हमारे पास 2n यानी 2^4 यानी 16 होने चाहिए. तो ग्लूकोज अगर ऐसा स्ट्रक्चर रखता है, इट मस्ट हैव 16 आइसोमर्स. बट एक्चुअली glucose have 32 ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक, एक्चुअली ग्लूकोज जो होता है उसके 32 ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं. ठीक, विच सजेस्ट देयर आर 5 कायरल कार्बन, जिससे पता चलता है 5, क्योंकि अगर 2 की पावर 5 होगी तभी 32 आएगा, है ना भाई. तो इसका मतलब देयर मस्ट बी 5 कायरल कार्बन. पर क्या यहां 5 कायरल कार्बन है? यहां तो कोई 5 कायरल कार्बन है ही नहीं है. सो दिस इज अ वेरी बिग लिमिटेशन. इसका मतलब कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस स्ट्रक्चर. ठीक, दूसरी बात देखो बेटे, हमने इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रूव किया और हमने प्रूव किया कार्बोनाइल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ HCN, विद द हेल्प ऑफ NH2OH, विद द हेल्प ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन. लेकिन एल्डिहाइड कीटोन के कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं बेटा. जैसे एक होता है सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड. ठीक, वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हर एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करता है सिवाय बिगर एल्डिहाइड्स, बट ज्यादातर इट इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक, और कीटोन्स, बट इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड. ठीक, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता. ठीक, ग्लूकोज डज नॉट
react with सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। ये अभी एल्डिहाइड शुरू करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा, बट ये टेस्ट होता है बेटा एल्डिहाइड कीटोन का, सोडियम बाइसल्फाइड, ये उसका रिएक्ट ही नहीं करता। सिमिलरली एक ना एल्डिहाइड कीटोन का और टेस्ट होता है 2,4-DNP टेस्ट, जिसको ब्रैडीज रीएजेंट टेस्ट बोलते हैं। कौन सा? 2,4-DNP टेस्ट, जिसको ब्रैडीज रीएजेंट टेस्ट बोलते हैं। ठीक, ये भी एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है। बट ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। क्या होता है ये अपन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ लेंगे। ठीक, तो it does not give 2,4-DNP test, which again says that there is no aldehyde or ketone is there. Clear? उसके बाद एल्डिहाइड का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है शिफ्स रीएजेंट टेस्ट। एल्डिहाइड का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है शिफ्स रीएजेंट टेस्ट, बट ग्लूकोज डज नॉट आंसर शिफ्स रीएजेंट टेस्ट। ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्स रीएजेंट टेस्ट। रीएजेंट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई दोस्त। अब इसमें ये तीनों चीजें जो है ये एल्डिहाइड या कीटोन के टेस्ट हैं, और ये वो नहीं दे रहा, ग्लूकोज नहीं दे रहा, जबकि हम इस स्ट्रक्चर में यहां पे वेरी वेल CHO बनाते हैं। तो कहने का मतलब एल्डिहाइड अगर है तो इट शुड आंसर ईच एंड एवरीथिंग, बट इट इज नॉट आंसरिंग दैट, जिससे लगा कि स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। फिर एक बात और बेटे, आपने अल्कोहल के साथ जब ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया था तो बनाया था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बनाया था? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। व्हाट वाज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट? क्या था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट? सो बेटे अगली बात करते हैं। देखो ग्लूकोज का, जैसे ग्लूकोज के अंदर ये है, हमने ग्लूकोज के साथ जब रिएक्शन करवाया, ठीक, किसका? हाइड्रोक्सिलामीन का, तो क्या बना था? ऑक्साइन। ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाते हो, ग्लूकोज जो होता है CHOH का होल 4 CH2OH अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करवाते हुए यहां से वाटर निकालते हो और क्या बनाते हो? ऑक्साइन। बोलो याद आया कुछ? तो क्या बना देते हो? ऑक्साइन। तो ग्लूकोज के साथ तो ऑक्साइन बनता है बेटे। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में CHO तो ऊपर रहता ही है, हमारे पास सिर्फ यहां पे एसीटेट ग्रुप लगता है ना बेटा जी। जब ग्लूकोज को हम बेटे OH ग्रुप कैलकुलेट कर रहे थे, एसाइल हलाइड के साथ रिएक्ट करवाया था, यही कंपाउंड बना था बेटा। दिस वाज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इजंट इट? अब बेटा इसमें भी तो एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं? इट शुड रिएक्ट लाइक दिस, बट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट गिव ऑक्साइन। ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता और ये ऑक्साइन नहीं देता यार। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसा यहां है वैसा ही तो वहां है। तो ऐसा क्या है कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट तो वो ऑक्साइन नहीं बना रहा, ग्लूकोज ऑक्साइन बना रहा है, जबकि ऑक्साइन तो किसका बनना है? एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। अगर वो यहां फ्री है तो यहां भी फ्री है, अगर यहां रिएक्शन हो रहा है तो यहां पे भी होना चाहिए, सेम है ना भाई। बट ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्साइन, विच अगेन सजेस्ट कि जो एल्डिहाइड ऊपर लगा रहे हैं ना हम, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सारी चीजें यही बता रही है ना कि ऊपर जो हम ये वाला ग्रुप लगा रहे हैं इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। समझ में आई? फिर एक बहुत बड़ी बात बाद में समझ में आई, ठीक, वो क्या? कि ग्लूकोज के 2 एनोमर पाए गए। देयर वर 2 एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, 2 एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज वर फाउंड, ठीक। उसमें एक का नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज
और दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज। ये दो एनोमर हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर एनोमर क्या होते हैं? बेटा अगर फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसको एनोमर बोलते हैं। क्या बोला? फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसको एनोमर बोलते हैं। और अगर फर्स्ट कार्बन को छोड़ के किसी और कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसको एपीमर बोलते हैं। समझ में आई? जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये एनोमर्स हैं। इसमें फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होनी चाहिए। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये एपीमर होते हैं, उसमें फोर्थ कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो अगर पहले कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो एनोमर, किसी और कार्बन के अराउंड हो तो एपीमर। समझ में आया? अब उसके लिए ये वाला पार्ट कैसा होना चाहिए? कायरल, तभी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। बट CHO इज अ प्लेनर ग्रुप। अगर ये प्लेनर है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब ही नहीं है। तो ये दो एनोमर आए कहां से? समझ में आई? सो दिस वाज अ वेरी वेरी बिग प्रूफ कि ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, इसमें यहां पे कहीं पे गड़बड़ है। क्योंकि जो भी एल्डिहाइड के कई टेस्ट ये दे रहा है, कई नहीं दे रहा है। ठीक, कोई स्पेसिफिक कंडीशन में देता होगा, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं देता होगा। मोर ओवर इसके अराउंड आपके पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, जबकि इधर तो होगी नहीं। इसका मतलब दिस कार्बन मस्ट बी कायरल, जो कि है नहीं। और अगर ये कायरल हो जाए तो हमारी ये बात भी प्रूव हो जाएगी कि 5 कायरल हो गए। ये सारी चीजें हमें यही प्रूव कर रही थी कि इस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम है, CHO ग्रुप पे प्रॉब्लम है। ठीक, तो फिर हमें दिए गए हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स। फिर क्या दिए गए? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? चलिए, ये लिमिटेशन समझ में आई कि नहीं? लिमिटेशन और भी है, लेकिन इतने से काम चलेगा। ठीक, ये मेजर लिमिटेशंस हैं। अब देखो बच्चे, इसके आगे चलते हैं हम। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लूकोज का हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो बेटे, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बनता है, प्लीज सारे बच्चे पेन छोड़ के पहले समझ लेंगे, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। देखो बच्चे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो जो अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने बनाया था उसमें ऐसे एल्डिहाइड होता था और यहां पर 4 कार्बन हुआ करते थे, है ना, और यहां CH2OH हुआ करता था। और आपको ये 4 कार्बन पे लगे हुए जो OH है वो मैंने बताए थे राइट लेफ्ट राइट राइट, इजंट इट? राइट लेफ्ट राइट राइट। तो यहां पर H था, यहां पर भी H था, यहां पर भी H था, यहां पर भी H था। अब देखो बेटे, थोड़ा सा ध्यान यहां देंगे तो हम ये पाएंगे कि यहां पे हमारे पास इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? बोलो। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका जुड़ा है। इसमें क्या किया जाता है कि इसके जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके साथ जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जो है उसके लोन पेयर्स के थ्रू यहां अटैक हुआ करता है। सेकंड लास्ट के थ्रू क्यों, वो आगे बताएंगे आपको डेफिनेटली, पर सेकंड लास्ट के थ्रू ये अटैक होता है। जब ये अटैक होगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। चले गए बेटा जी। अब उससे स्ट्रक्चर क्या बना? सी। उससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक CO नेगेटिव H और यहां पर CH2OH। सेकेंड लास्ट कार्बन का हमारे पास ऑक्सीजन का अटैक हुआ था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। बाकी OH H OH
ये बाकी स्ट्रक्चर बना। बोलो क्लियर और नॉट? ठीक, अटैक कहां से हुआ? सेकेंड लास्ट से। अब जब यहां देखें, पहले तो ये जो कार्बन था, पहले ये कार्बन जब ये एल्डिहाइड था तो ये sp2 हाइब्रिडाइज था। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इजंट इट? और sp2 जो होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अभी कितने बॉन्ड बन गए इसमें बेटे? 4, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड्स। तो नाउ दिस बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इजंट इट? अब ऑक्सीजन कभी क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है क्या? वो H से इलेक्ट्रॉन को लेगा और H को बाहर निकाल देगा। और हमारे पास इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा ये दो तरह का बनेगा। थोड़ा ऊपर बता रहा हूं इसको। ठीक, ये दो तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है। यहां पे ये वाला जो H है, ये वाला H, जैसे ये पॉजिटिव H था, पॉजिटिव वो था, उसने H से इलेक्ट्रॉन लिए, H को छोड़ा, और H किसका जुड़ा? इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। ये वाला H कहां जुड़ा? नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। तो ऊपर क्या बन गया? OH। क्लियर? और यहां O से बॉन्ड बन गया, एक साइकिल बन गया। नाउ दिस OH कैन गो टू द राइट साइड और दिस OH कैन बी ऑन द लेफ्ट साइड। क्लियर? और इस वजह से यहां तो स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, अब यहां C, OH और H, ठीक है जी, CH2OH, और बाकी ग्रुप्स अपनी जगह पे है। ठीक है, OH, OH, H, 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 H। अब इसमें हमारा OH कहां है? राइट साइड पे है कि नहीं? ये कार्बन का OH, फर्स्ट कार्बन का OH कहां है? राइट पे। राइट पे होंगे तो उसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। बेटे ग्लूकोज डी तो हमेशा ही होता है। आपको कैपिटल डी, स्मॉल डी बताया गया था। कैपिटल डी होता है सेकंड लास्ट कार्बन का फंक्शनल ग्रुप। अगर राइट पे होता है तो हम डी बोलते हैं, और अगर वो लेफ्ट पे होता है तो हम एल बोलते हैं ना। कैपिटल एल, कैपिटल डी, दैट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। तो उसमें तो हमें समझ में आ ही रहा था कि सेकंड लास्ट कार्बन का OH जो है वो राइट पे है, तो ग्लूकोज हमेशा डी होता है। ग्लूकोज हमेशा डी होता है। ग्लूकोज कभी एल नहीं हो सकता है। कभी बाजार से ग्लूकोज खरीदने गए तो कभी एल ग्लूकोज भी खरीदा? हमेशा ग्लूकोन डी होता है ना भाई। कभी सुना है ग्लूकोन एल? क्योंकि होता नहीं ना। ग्लूकोज हमेशा कौन सा फॉर्म होता है? डी फॉर्म होता है। डी मतलब उसका सेकंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड को ही रहता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब बेटे इसके हिसाब से देखें तो इसमें जो पहले कार्बन का OH है वो राइट पे आ गया, उसके लिए लगाया अल्फा, तो इसका नाम बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, समझ में आई? और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, यही वाला OH जो था, क्योंकि कार्बन ऊपर वाला तो प्लेनर था भाई, था कि नहीं? तो जब अटैक हुआ तो प्लेनर से कैसा बना? 3 डायमेंशनल। तो फिर उस समय ये OH ऐसा भी तो हो सकता था कि ये लेफ्ट पे आ जाता। फर्स्ट वाला OH कहां आ जाता? लेफ्ट पे आ जाता। ऐसा भी तो पॉसिबल था। ये हमारे पास वैसे ही रहता सब कुछ। ठीक, OH, 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 H, 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 और यहां CH2OH। अब यहां फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ OH जो हो गया बेटे, वो कैसा हो गया? लेफ्ट साइड को। अगर वो लेफ्ट साइड को आ गया तो उसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है जी। और ये बना हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अब इससे हमारी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? सारी चीजें सॉल्व होने लगी। इसमें पता चल गया पहले कार्बन का CHO फ्री नहीं है, तो कई सारे टेस्ट ये नहीं देगा, है ना भाई? दूसरी बात, नाउ दिस कार्बन बिकम कायरल और नॉट? सो नाउ हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर? देयर आर 5 कायरल कार्बन्स। सो 32 आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड और नॉट? वो भी सही हो गया, दैट इज प्रूव्ड। फिर इसमें अब ये फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। दिस इज चेंज्ड अराउंड द फर्स्ट कार्बन, इजंट इट? और ये दो एनोमर हो गए एक दूसरे के, तो एनोमर भी बन गए। यानी जो जो प्रॉब्लम्स हम वहां फील कर रहे थे,
क्या प्रॉब्लम फील कर रहे थे कि हमारे पास 32 ऑप्टिकल आइसोमर यानी 5 कायरल कार्बन होने चाहिए थे। अब कितने कायरल कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कायरल कार्बन हो गए, तो 32 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात, कई जगह पे एल्डिहाइड्स के टेस्ट नहीं दे रहा था ये, तो यहां पे वो एल्डिहाइड ग्रुप एक्चुअली फ्री नहीं है। तो सर कई कई जगह तो दे रहा है, वो ऐसा होता होगा जिस कंडीशन में ये रिंग टूट जाता होगा और ओपन चेन रहती होगी, ठीक उसमें वो दे देता होगा। जिसमें ऐसा नहीं होता होगा उसमें ये नहीं देता होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ पार्ट का ग्लूकोज ये रिएक्शन दे रहा है, कुछ का नहीं दे रहा है। क्लियर? दूसरी बात, आगे हमने ये पढ़ा था कि उसके 2 एनोमर होंगे, तो ये देखो अल्फा और बीटा 2 एनोमर बन गए। ठीक। अब देखो बच्चे, बात क्या है, इसको हमने रिंग्ड स्टेज में लिखना है। हमने इसको कैसे लिखना है? रिंग्ड लिखना है। रिंग बन गया ना ये। नो, इसको लिखने के लिए हमें एक पायरन रिंग से इंस्पिरेशन मिली। किससे? पायरन रिंग। पायरन क्या था? ऐसा रिंग होता है पायरन, ऑक्सीजन से कंप्लीटेड। दिस इज कॉल्ड एज पायरन रिंग। हमें इसी से इंस्पिरेशन मिली कि ये 6 एटम का रिंग है विच इज कंप्लीटेड बाय ऑक्सीजन, है ना बेटा? और यहां पे भी कितने एटम का रिंग है? 1 2 3 4 5 6 विच इज कंप्लीटेड बाय ऑक्सीजन, इजंट इट? 6 एटम का रिंग है विच इज कंप्लीटेड बाय ऑक्सीजन। बेटे समझ में आया? और यहां पे भी 6 एटम का रिंग कंप्लीटेड विद ऑक्सीजन। तो इस रिंग को हमने दिमाग में रख करके क्या किया? इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर दिए, हेमीएस्टल स्ट्रक्चर को साइक्लिक में लिखा। कैसे लिखा? जैसे पायरन में ऑक्सीजन होता है ना, तो इस ऑक्सीजन को एक्सट्रीम राइट पे लिखा जाता है। प्लीज सारे बच्चे सिर्फ यही ध्यान देंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? हमने ऐसे करके 6 एटम का रिंग तो पक्का बनाया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन था ना पायरन का, दैट मस्ट बी रिटन एट एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट पे लिख दिया। और नीचे वाले जो ग्रुप हैं उनको मैंने ऐसे करके थोड़ा सा मोटा बना दिया, नीचे वाली लाइन को थोड़ा मोटा बना दिया। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा ड्राइंग कर लें। थिन पेन भी इतना मोटा चल रहा है। बेटा नीचे वाली लाइन को मैंने ऐसे थोड़ा सा मोटा सा करके दिखा दिया, ताकि रिंग फील्स लाइक अ फ्लैट रिंग, इजंट इट? ये ऐसा लगेगा ना, अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा तो ऐसे लगेगा एक फ्लैट सा रिंग है, ऑक्सीजन पीछे की साइड को है। गॉट इट और नॉट? और हर इसके साथ ठीक। अब बेटा जो जो ग्रुप राइट पे होंगे उसको बिलो द प्लेन लिखोगे। जो जो ग्रुप राइट पे होंगे बिलो द प्लेन, और जो जो ग्रुप लेफ्ट पे होंगे वो अबव द प्लेन। समझ में आई? राइट पे कौन कौन से ग्रुप है भाई? OH, तो पहले कार्बन का OH नीचे, फिर सेकंड कार्बन का OH भी कहां आ रहा है? नीचे। थर्ड कार्बन पे क्या आ रहा है? H नीचे। फोर्थ कार्बन का H भी क्या आ रहा है? OH होना चाहिए था ना यहां पर। ये क्या हो जाता है यार? ठीक है, तो ये OH नीचे, और ये वाला जो ग्रुप होता है ना CH2OH, ये हमेशा टॉप पे लिखा जाता है। दिस मस्ट ऑलवेज बी रिटन एट टॉप। ठीक है जी। अब यहां पे OH के ऑपोजिट H, OH के ऑपोजिट H, H के ऑपोजिट OH, OH के ऑपोजिट H, और यहां पे तो H है ही। सो ये आपका पायरानोस स्ट्रक्चर बना। क्या बना? पायरानोस स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। पायरानोस स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज।
बोलो बच्चे, एम आई क्लियर और नॉट? ठीक, इसी तरह से इसका भी बनाने की करते हैं कोशिश। ठीक, इसका भी कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले एक 6 एटम्स का रिंग बनाना है जिसमें ऑक्सीजन एक्सट्रीम राइट पे शो करना है। नीचे वाली लाइन को हमने थोड़ा मोटा करके दिखा देना है, ऐसे ऐसे करके। जस्ट रिंग शुड फील लाइक अ प्लेनर रिंग। ठीक है जी। और फिर अब इसमें फर्स्ट में राइट वाले ग्रुप बिलो द प्लेन, तो जो H है वो कहां है? यहां है कि नहीं है? यहां पे OH राइट पे सेकंड कार्बन पे, H राइट पे थर्ड कार्बन पे, OH राइट पे, और यहां CH2OH तो ऊपर ही रहना है। अगर यहां H आया तो यहां पे OH आया है, अगर यहां OH आया तो यहां H आया है, यहां H आया तो यहां OH, यहां OH तो यहां H, और यहां पर तो H है ही। अब ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों क्या? फटाफट बोलो, ये क्या बना? ये बना पायरानोस स्ट्रक्चर। पायरानोस स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। पायरानोस स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो कभी भी अगर आपको अल्फा बीटा देखना होता है ना, आप कैसे रिंग दिए हो, अल्फा बीटा देखना हो तो कहीं नहीं देखना, सिंपली ये फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन से अगले वाला, ऑक्सीजन से जस्ट नेक्स्ट उसका OH ऊपर को है, मतलब लेफ्ट को है, अबव द प्लेन लेफ्ट, तो वो बीटा होगा। और उसका OH अगर नीचे है तो मतलब क्या है? राइट पे है, बिलो द प्लेन इज राइट, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा फॉर्म। तो अल्फा या बीटा फॉर्म किसी भी चीज की देखनी है तो हम ऐसे देख लेंगे। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस, इजंट इट? क्लियर और नॉट? सभी बच्चों को समझ में आया? अल्फा डी ग्लूकोज क्या, बीटा डी ग्लूकोज क्या, ये दो एनोमर्स हो गए, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? एनोमर्स। अब देखो, इसमें मैंने बोला था कि एनोमर्स वो होते हैं जिसपे फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो क्या यहां फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दिस इज हाउ एनोमर्स आर फॉर्म्ड ऑफ ग्लूकोज। और ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होगा। बेटा एक जगह पे मैंने तुम्हें करवाया था रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, और मैंने कहा था मैं उसका शॉर्टकट बताऊंगा तुम्हें कि हाउ टू सी वेदर अ शुगर इज अ रिड्यूसिंग वन और नॉट। ठीक, ध्यान से सुनना, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी भी पूछा गया। 6-7 रिंग लगा के दे दिए थे लंबे से, और पूछा है रिड्यूसिंग है कि नहीं है, मतलब उसके 4 ऑप्शन, इसमें से कौन रिड्यूसिंग है। अब 6-7 रिंग देख के तो हम पागल हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पहले कार्बन के अराउंड देखना है। अगर पहले कार्बन के अराउंड OH फ्री दिखाई दे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, पहले कार्बन पे OH फ्री दिखाई दे तो समझ लेना रिड्यूसिंग शुगर है, समझ लेना रिड्यूसिंग शुगर है। अगर पहले कार्बन का OH दिखाई देना तो समझ लेना रिड्यूसिंग शुगर है, कि वो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है और वो हाइड्रोलाइज हो करके जब कभी भी मतलब इसको डीकंपोज करोगे वो एल्डिहाइड दे सकता है। इज इट क्लियर? तो किसके अराउंड देखना है? फर्स्ट कार्बन पर क्या देखना है? OH। तो जैसे मान लो 5-6 रिंग लगे हैं, अब 5-6 रिंग में से ना सारे रिंग के ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन को देखो, अगर उसमें OH कहीं पे भी दिख जाए तो टिक कर देना रिड्यूसिंग है। ठीक, अगर नहीं दिखे तो क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग। वेरी सिंपल, ये सिंपलेस्ट टेस्ट है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का। इज स्ट्रक्चर इज क्लियर और नॉट? अब यहां पे आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक फिनोमिना डिस्कवर हुआ इस दोनों की वजह से। बेटा ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, इसकी ऑप्टिकल मूवमेंट जो है वो प्लस में है,
बट बहुत कम है, और इसकी ऑप्टिकल मूवमेंट भी प्लस में है, ठीक, यानी ये डेक्स्ट्रोटेटरी, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोटेटरी, माइंड इट, डेक्स्ट्रोटेटरी का कोई भी लेना देना इस डी के साथ नहीं है। इस डी का मतलब डेक्स्ट्रोटेटरी नहीं होता है बच्चे, समझ में आई? इस डी का मतलब कभी भी डेक्स्ट्रोटेटरी नहीं होता, ये तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। डेक्स्ट्रोटेटरी मतलब जो लाइट को राइट साइड को रोटेट करता हो, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा? हमें ऑप्टिकल मूवमेंट देखनी होती है बाय पोलैरिमीटर, वो एक्सपेरिमेंटली नोन फॉर्मूला है, समझ में आई? क्लियर? तो जब हमने देखा तो हमने ये पाया जो